चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड यूनिट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए, आपने साइंस की ब्रांच का नाम सुना होगा, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो कि अपनी यूनिट का नाम भी है। तो जेनेटिक्स में क्या होता है, मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या हुआ, हेरिडिटी की स्टडी का मीनिंग क्या हुआ कि हेरिडिटी वो फिनोमिना होता है जिसमें, या हेरिडिटी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में, है ना। ये पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑफस्प्रिंग में जाए। हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें देखा जाए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पापा मीन्स फादर के होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होते हैं। तो ये क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई तो उसमें दोनों मीन्स मेल और फीमेल दोनों के जो क्रोमोसोम्स है उनका ट्रांसफर हुआ, उनके जो जीन लोकेटेड है उनका ट्रांसफर हुआ। तो आप लोगों को याद है कि ये जो ट्रांसफर होता है इसके थ्रू होता है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए के थ्रू ये जेनेटिक मटेरियल इससे जीन का ट्रांसफर होता है। तो इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर होते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण, अवगुण। जो भी पेरेंट्स के गुण या अवगुण है, अच्छाई हो बुराई हो, उनका नेचर है, उनके रंग रूप है, हेल्थ हाइट है, उनका काम करने का तरीका है, उनका कोई सा डिसऑर्डर है ना, उनकी एक्टिविटीज है, तो वो उसके जो भी उनके कैरेक्टर्स हैं, जो भी उसका गुण है, वो गुण माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो ये जो ट्रांसफर होने की प्रोसेस है, द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज हेरिडिटी। And the branch of biology deals with the study of heredity is called genetics. तो जेनेटिक्स, तो इसका मतलब ये है हेरिडिटी से डील कर रही है। और ये जो कैरेक्टर मैंने बोला है कि पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफर है इसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, और ये इनहेरिटेंस के बारे में हम समझेंगे, इसके प्रिंसिपल्स की, किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। क्या 100% कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, या फिर क्या 50% भी होंगे, या कोई ऐसी बाउंडेशन है जिससे 50 या 100% ही होंगे, या 10% होंगे, या जो भी, क्या किसी बाउंडेशन है। ठीक, तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या रेशियो इसका आता है, कितने चांसेस कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होते हैं, कितने चांसेस मेल के कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, कितने चांसेस फीमेल के कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के होते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय विलियम बेटसन फॉर द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन अकॉर्डिंग टू बेटसन। देखिए, बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक टर्म देखी, आप लोग याद रखिएगा, बेटसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म जेनेटिक्स। ठीक, जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले किसने दी थी, बेटसन ने। तो बेटसन के अकॉर्डिंग था, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। वो जो अभी मैंने बोला, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये किसका स्टेटमेंट है, बेटसन का। ठीक, तो विलियम बेटसन, ये यहाँ पे पूरा नाम याद रखिएगा, विलियम बेटसन। विलियम बेटसन फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म यूज की, जेनेटिक्स की डेफिनेशन बताई। तो मेरे ख्याल से आपको इंट्रोडक्शन इसका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम समझते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी, जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी कि ये जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो देखिए डेफिनेशन इसकी है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी।
हेरिडिटी। अब देखिए इसमें भी इस हेरिडिटी के साथ साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, वेरिएशन। तो हेरिडिटी जैसे ये कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, इसके ऑफस्प्रिंग में हमने पढ़ा कि इसके कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे। तो चलिए यहां से यहां में कैरेक्टर ट्रांसफर हो गए, जितने भी परसेंटेज तो वो हमें डिस्कशन करना। ये इसका इसकी एक संतान है और ये इसका दूसरा बेटा या बेटी जो भी है ना। तो इसके कैरेक्टर इसमें भी आएंगे, इसके कैरेक्टर इसमें भी आएंगे, इसका तीसरा बेटा या बेटी भी है। तो इन तीनों में इस पेरेंट के कैरेक्टर आए है ना। अब पेरेंट में दोनों ही हमने मान लिया मेल और फीमेल, तो इन पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बच्चों में आए। इसमें किसके कैरेक्टर है? इनके। इसमें किसके कैरेक्टर है? इनके। इसमें किसके कैरेक्टर है? इनके। तो क्या ये तीनों आपस में बिल्कुल या एग्जैक्ट सिमिलर है क्या ये तीनों आपस में देखा जाए? क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स है पेरेंट्स के, इसमें भी पेरेंट्स के, उनके इसमें पेरेंट्स के, और इनके पेरेंट्स जो है वो सेम है तीनों, ये सगे भाई बहन है तीनों। तो क्या ये एग्जैक्ट सिमिलर है एक दूसरे तीसरे से? हो सकता है कि सिमिलर होंगे और हो सकता है कि अलग होंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस कि एग्जैक्ट सिमिलर। हमने जो एग्जैक्ट वर्ड जोड़ा तो एग्जैक्ट सिमिलर का मीनिंग तो ये निकलता है कि ये पॉसिबल नहीं है ना। तीन भाई बहन रहते हैं, आप लोग अपने आप से भी अंदाज लगा सकते हो समझने के लिए। तीनों, दोनों, चारों, पांचों जितने भी होंगे वो सभी एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती है, लेकिन उसके अलावा कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो इनके कैरेक्टर में डिफरेंसेस होते हैं, कैरेक्टर में डिफरेंसेस, इसी को बोला जाता है वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। पेरेंट जनरेशन में कुछ कैरेक्टर थे, उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया नेक्स्ट जनरेशन में। अब जब इनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इस तरह से हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते चले जाएंगे, और ये जो चेंजेस है इन्हीं को बोला जाता है वेरिएशन। तो ये हुआ आपके चैप्टर का इंट्रो, जिसमें हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन, जेनेटिक्स किसने वर्ड दिया था वो, और हेरिडिटी की डेफिनेशन और वेरिएशन की डेफिनेशन हमने समझी। उसके अलावा टीएच मॉर्गन, ये क्वेश्चन है, ये शायद इस साल आया था। टीएच मॉर्गन क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव के आपके दो क्वेश्चन है। एक है जिन्होंने जेनेटिक्स की डेफिनेशन दी थी या जेनेटिक्स से सबसे पहले बताया था, तो वो थे विलियम बेटसन, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? टीएच मॉर्गन। तो टीएच मॉर्गन का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, पीछे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट भी है। टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा बहुत ही कॉमन, जिन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। देखिए विलियम बेटसन ने क्या दिया था? टर्म इन्होंने यूज की थी जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इसके अलावा मेंडल है, जिन्होंने दिए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये तीन आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे अपना चैप्टर डिटेल जाएगा, ठीक है, वो हम समझेंगे। इनहेरिटेंस मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, है ना, इसी को इनहेरिटेंस या हेरिडिटी बोला जाता है। और जो जनरेशन टू जनरेशन कुछ डिसिमिलरिटीज होती है, जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, उनको बोला जाता है वेरिएशन। अब हम बात करेंगे वेरिएशन के टाइप्स की। तो वेरिएशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सोमेटिक वेरिएशन, एक होता है जेनेटिकल वेरिएशन।
है ना। और जेनेटिकल वेरिएशन फिर से 2 टाइप का होगा। तो वेरिएशन की हम बात करेंगे, मैं आपको डेफिनेशन समझा दूंगा इसकी। Variation. There are 2 types of variation: somatic variation and genetical variation. Somatic variation and genetical variation. फिर जो जेनेटिकल वेरिएशन है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक, तो सोमेटिक और जेनेटिक का मीनिंग हम समझेंगे। हमारी बॉडी में 2 तरह की सेल होती है, एक होती है सोमेटिक सेल और एक होती है जेनेटिक सेल। सोमेटिक एंड जेनेटिक सेल। सोमेटिक सेल क्या होती है, देखिए पहले मैं जेनेटिक समझा देता तो आप लोगों को सोमेटिक इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब जो ज्यादा होती है उसको ना समझने की बजाय जो कम होती है उसको हम समझेंगे, तो जो ज्यादा है वो ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगी। तो जेनेटिक सेल वो होती है हर वो सेल जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है ना। इन्वॉल्व या सीधा सा एक नाम दे दिया हमने रिप्रोडक्टिव सेल। जेनेटिकल सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करती है बॉडी की जो भी सेल उनको बोला जाता है जेनेटिक सेल। ठीक, मतलब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल के, उसमें जो सेल्स होती है तो जेनेटिकल सेल। और उसके अलावा बॉडी की जितनी भी सेल है जिनका रिप्रोडक्शन से कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे अपने हाथ पैर में बहुत सारी सेल्स है, फेस पे बहुत सारी सेल्स है, हेयर में सेल्स है। तो ये जो सेल होती है, तो ये सेल जो होती है जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होती है उनको बोला जाता है सोमेटिक सेल। तो उसी तरह से जो वेरिएशन आते हैं, मतलब जेनेटिकल तो नाम से समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन के कारण अगली जनरेशन में जो वेरिएशंस आते हैं, रिप्रोडक्शन के कारण अगली जनरेशन में जो वेरिएशंस आते हैं उनको बोला जाता है जेनेटिकल वेरिएशन। और रिप्रोडक्शन के कारण से हटकर किसी और कारण से जो वेरिएशन अगली जनरेशन में आते हैं तो उसको बोला जाता है सोमेटिक वेरिएशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव वेरिएशन होंगे वो होंगे जेनेटिकल वेरिएशन, और सोमेटिक मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अलावा जितने वेरिएशन आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में वो सोमेटिक वेरिएशन। अब ये जो जेनेटिकल है ये भी कुछ ऐसे होते हैं टेम्परेरी और परमानेंट हम इनको कह सकते हैं। तो कंटिन्यूअस मतलब जो पूरी लाइफ जो चलते हैं, दीज आर माइन्यूट एंड indestructible variations occurring from parents to offspring under normal conditions. They are also called fluctuating variations. So discontinuous में these are big and distinct variations occurring from parents to offspring. These are also called mutations. है ना। तो कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार चलते हैं बर्थ से लेकर तो पूरी लाइफ तक। डिसकंटिन्यूअस ऐसे वेरिएशन जो परमानेंटली नहीं होते, लेकिन बात की जाए कि वेरिएशन तो ये कम होते हैं और ये ज्यादा होते हैं। जो डिसकंटिन्यूअस है वो ज्यादा होते हैं और कंटिन्यूअस जो है वो कम होते हैं। ठीक, तो सोमेटिक की डेफिनेशन इसमें दी है रिप्रोडक्शन के अलावा हटकर किसी और कारण से मैंने बताया था, तो इसमें सीधा सा एक हम जोड़ सकते हैं एनवायरमेंट से। These variations are caused by the effect of environment factors on the body of the organism and cause local changes on the body of the organism are non-inheritance. These are not transmitted from one generation to next generation. मतलब रिप्रोडक्शन के अलावा कोई और कारण से वेरिएशन मतलब चेंज, सीधा सा एक नाम होगा इसका चेंज। अब जैसे पेरेंट्स थे वो न्यूजीलैंड में रहते थे तो उनका रंग जो है वो बहुत ही साफ सुथरा था, लेकिन उनकी जॉब लग गई और वो वेस्ट इंडीज पहुंच गए, वहां पे उनकी शादी हुई और उसके बाद उनको बच्चे हुए। तो अब वो जो बच्चे होंगे उनमें कुछ ना कुछ वेस्ट इंडियन जो इफेक्ट है, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है उसका असर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां की क्लाइमेटिकल कंडीशंस अलग है, न्यूजीलैंड की क्लाइमेटिकल कंडीशंस अलग थी।
इंडिया का किसी और कंट्री में जाएगा तो उसके जो बच्चे होंगे वो किसी और टाइप के हमें दिखेंगे, कुछ ना कुछ उनमें झलक दिखेगी। तो इसको बोला जाता है सोमेटिक वेरिएशन। और जो रिप्रोडक्शन के कारण होता है वो जेनेटिक होता है, और वो हमने समझ लिया कि वो 2 टाइप का होता है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आज अपना इंट्रो हुआ, और इंट्रो के अलावा कुछ डेफिनेशन हुई, कुछ ऑब्जेक्टिव हुए, और वेरिएशन के टाइप्स हुए। कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल के बारे में 3-4 क्वेश्चन परमानेंटली मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन है, उनमें से 1 या 2 आते ही हैं। तो कल से हम मेंडल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उनके कॉजेस, मेंडल को सक्सेस क्यों मिली थी, किस कारण से उन्होंने प्लांट का सिलेक्शन किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।